स्टडीमेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 की जो नई एनसीईआरटी की पुस्तक है, सब्जेक्ट है भूगोल, उसका चैप्टर नंबर 3 कृषि से संबंधित जो चैप्टर है, ये हम आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भूगोल के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कक्षा 6 और कक्षा 7 की भूगोल भी हमने कंप्लीट कर ली है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हर वीडियो में हम केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो, और जो अवांछित बिंदु हैं, मतलब जो आपके किसी काम के नहीं आते, वो बिंदु हम अपने इस वीडियो में शामिल नहीं करते। वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। हम आपको हर बिंदु सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कृषि। सबसे पहले हम बात करें कृषि का अंग्रेजी भाषा में जो शब्द है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं। लैटिन भाषा के शब्द हैं एगर या एग्री, मतलब एगर या एग्री से एग्रीकल्चर शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है मृदा, और मतलब एगर, एग्री का अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करने योग्य। मतलब एग्रीकल्चर का संपूर्ण अर्थ हो गया मृदा, ऐसी मृदा जो कृषि करने के योग्य हो। मृदा होता है मिट्टी। तो आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है और उन शब्द के अर्थ क्या है। एगर या एग्री, इन दोनों का एक ही अर्थ है मिट्टी, और कल्चर का अर्थ कृषि करने योग्य या खेती करने योग्य। फिर हम इसी प्रकार की और जो कृषि हैं उनका भी हम आपके सामने कुछ बिंदुओं में विवरण प्रस्तुत करने वाले हैं। मतलब सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर जो है, ये भी एक प्रकार की कृषि है। इसमें क्या उत्पादित होता है? रेशम का उत्पादन इसमें किया जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सेरीकल्चर क्या होता है, पेसिकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर क्या होता है, और हार्टिकल्चर क्या होता है। फिर हम बात करें पेसिकल्चर। पेसिकल्चर पेसिकल्चर का अर्थ होता है मत्स्य पालन। तो पेसिकल्चर कौन सी कृषि हो गई? मछलियों का पालन करना। फिर एक कृषि आती है विटीकल्चर। विटीकल्चर होता है द्राक्षा या अंगूर की खेती करना। अगली कृषि है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये उद्यान कृषि से संबंधित है। तो यहाँ हमने आपको अलग अलग कृषियों के बारे में बताया है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप इस बिंदु को अधिक से अधिक याद रखने का प्रयास करें। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है पौधे के परिष्कृत उत्पाद तक के जो रूपांतरण होते हैं, उनमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। मतलब पौधे से जो भी नया उत्पाद बनता है, पौधे से उत्पाद तक पहुंचने के लिए 3 प्रकार की प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। 3 प्रोसेस उसमें होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो हमने ब्रैकेट में दे रखा है, ताकि जो अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो भी इन बिंदुओं को आसानी से समझ सकें। फिर हम तीनों जो क्रियाएं हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। कौन सी क्रिया में कौन सा काम शामिल है। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? तो प्राथमिक क्रियाओं का संबंध जो है वो प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। तो प्राथमिक क्रियाओं में
जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उत्पादन और निष्कर्षण होता है, जैसे कि कृषि है, मत्स्यन है, संग्रहण है। तो ये तीनों जो क्रियाएं हैं ये प्राथमिक क्रिया में आती हैं। फिर हम दूसरे रूप में चलते हैं, द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं? इसमें होता है प्राथमिक क्रियाओं के संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित, मतलब जो प्रसंस्करण होगा प्राथमिक क्रियाओं का उससे क्या निर्मित होगा तो वो हम दूसरी क्रियाओं में देख सकते हैं, जैसे कि कपड़ा, डबल रोटी, इस्पात निर्माण। तो ये सभी द्वितीयक क्रियाओं में आते हैं। प्राथमिक क्रियाओं में तो प्रकृति से हमें जो प्राप्त होता है वो सीधा होता है, मतलब सीधे ही हम उसको यूज करते हैं। द्वितीयक क्रिया में हम उनका रूप बदलकर उनको यूज कर सकते हैं। फिर आती है तृतीयक क्रियाएं। तो इस तृतीयक क्रियाओं में क्या होता है, उपयुक्त जो दोनों क्षेत्र हैं प्राथमिक क्रियाओं का और द्वितीयक क्रियाओं का, इन दोनों क्षेत्रों को सेवा कार्यों के द्वारा सहयोग प्रदान करना तृतीयक क्रियाओं का काम होता है। इनमें कौन कौन सी शामिल है? इनमें बिजनेस, व्यापार शामिल है, यातायात शामिल है, ट्रांसपोर्ट, और बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन। ये सभी जो हैं व्यापार, यातायात, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन, ये सभी तृतीयक क्रियाओं में आते हैं। तो हमने आपको बता दिया 3 प्रकार के जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आप इन बिंदुओं को अच्छे तरीके से 1 बार, 2 बार, जितनी बार हो सके, जब तक आपको ये बिंदु याद नहीं हो जाते तब तक आप वीडियो को देखते रहें। अगले बिंदु की हम बात करें, कृषि के अंतर्गत फसलों, फलों, सब्जियों एवं फूलों को उगाना और पशुपालन, ये सभी कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी जो काम हैं वो शामिल हैं, तो ये वो सभी काम यहाँ पर आपको बताए गए हैं। विश्व की हम बात करें, विश्व की आधी, जबकि भारत की 2/3 जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है। तो विश्व में कितना भाग कृषि कार्य करता है और भारत में कितने जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो ये इसमें बताया गया है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। तो कृषि के लिए कौन कौन सा वातावरण, कैसा वातावरण जो होता है वो अनिवार्य है, तो वो यहाँ बताया गया है। अनुकूल स्थल की आकृति होनी चाहिए, खेतों की जो आकृति है, धरती की जो आकृति है वो फसलों के अनुकूल होनी चाहिए। यहाँ की मिट्टी जो है वो उर्वरा होनी चाहिए, और जो जलवायु है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है वो भी उचित होनी चाहिए, तभी अच्छी पैदावार प्राप्त हो सकती है। अगले बिंदु की हम बात करें, कृषि के निवेश। कृषि के निवेश कौन कौन से होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतनी बार देखिए और याद करिए। कृषि निवेश में शामिल है बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक। तो आपने देखा होगा खेती करने के लिए बीज भी चाहिए, बीज को वृद्धि के लिए उर्वरक भी चाहिए, खाद भी चाहिए, फिर अनाज को निकालने के लिए मशीनें भी चाहिए, अनाज को काटने के लिए, इकट्ठा करने के लिए श्रमिक भी चाहिए। तो ये कृषि के निवेश माने गए हैं। फिर हम बात करें कृषि की संख्या।
यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर विश्व के जो कृषि से संबंधित जो भाग हैं उनका विवरण दिया गया है। जो आपको मैप में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है मतलब वो कृषिगत भूमि है। ऐसे कलर में जहाँ जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है तो विश्व की आधी आबादी जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। और भारत की हमने बात की थी, 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये भारत का मैप है। तो भारत में आधे से अधिक भाग पर कृषि कार्य किया जाता है, मतलब 2 भागों पर कृषि की जाती है और तीसरे भाग पर कृषि नहीं की जाती। तो ऊपर उत्तर वाला जो भाग है वो कृषि के लिए कम उपयुक्त है और नीचे वाले भाग में कृषि अधिक की जाती है। ऐसे आप सभी महाद्वीपों में देख सकते हैं, सभी देशों में देख सकते हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कृषिगत भूमि की कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। हमने अभी पढ़ा था निवेश में हमने पढ़ा था मशीनरी, बीज, रसायन या उर्वरक, ये सभी हमने निवेश में पढ़े थे। प्रक्रम में हमने पढ़ा था जुताई, बुआई और कीटनाशक का छिड़काव। निर्गत में हमने पढ़ा था फसल। तो हमने जो बिंदु अभी पढ़े थे उससे संबंधित ये चित्र है। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से उस बिंदु को समझ सकते हैं। दूसरे चित्र में हम बात करें तो इसमें भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से भौतिक निवेश होते हैं? भौतिक मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो वो है सूर्य का प्रकाश भौतिक निवेश है। वर्षा, टेम्परेचर तापमान, मृदा सॉइल और पृथ्वी का जो ढाल है, तो ये सभी भौतिक निवेश में आते हैं। तो निवेश हमने यहाँ भी पढ़े थे, निवेश में ये चीज़ें आती हैं। और यहाँ भौतिक निवेश के यहाँ 2 भाग कर दिए, भौतिक और मानवीय। भौतिक निवेश में प्रकृति से सीधे प्राप्त और मानवीय निवेश में जो मानव द्वारा होने वाले क्रियाकलाप शामिल हैं, जैसे कि अनाज का भंडारण करना, श्रम करना, मतलब किसान जो है वो खेतों में मेहनत करता है। मशीनरी के द्वारा वो अपने खेतों में सिंचाई करता है। और रसायन मतलब खाद या उर्वरक फसल वृद्धि के लिए ज़रूरी हैं, तो वो भी किसान खेतों में डालता है। तो इन दोनों चित्रों से आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो इन चित्रों को आप अच्छी तरह से देख लें और जो हमने बिंदु बताया है उस बिंदु का भी अच्छी तरह अध्ययन कर लें। फिर हम अगले बिंदु की बात करें तो उसमें है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब जो कृषि है उसके कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से वो प्रकार होते हैं। तो 3 दशाओं के आधार पर जो है कृषि उसको बांटा गया है। कौन कौन सी? भौगोलिक दशाओं के आधार पर बांटा गया है, उत्पाद की मांग के आधार पर बांटा गया है, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर भी इसको बांटा गया है। तो ये 3 आधार हैं, मतलब 3 ये दशाएं हैं जिनके आधार पर कृषि को बांटा गया है। और निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि जो है ये भी इसका एक प्रकार है। अगले बिंदु की हम बात करें तो वो है निर्वाह कृषि। तो यहाँ हमने पढ़ा निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि, मतलब निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में क्या होता है? कृषक परिवार की आवश्यकता पूर्ति हेतु खेती या कृषि करता है, मतलब वो अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही वो खेती करता है। निर्वाह कृषि के भी हम देखें तो 2 रूप में माने जाते हैं, एक तो गहन निर्वाह कृषि और दूसरी होती है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में क्या अंतर है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करें गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? इसमें किसान द्वारा छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करना, मतलब जो किसान है उसके पास जो खेत हैं वो बहुत ही छोटे हैं और खेती करने के जो औजार हैं वो भी सीमित हैं। तो ऐसी कृषि में उसे अधिक श्रम की आवश्यकता होती है।
इसके अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि एक वर्ष में वो कई प्रकार की फसलें उत्पादित किसान करता है तो उसे अधिक श्रम करना पड़ता है। इसमें कौन कौन सी कृषि शामिल है? चावल उगाना, गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन इसमें उगाए जाते हैं। तो ये सभी गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत उत्पादित होने वाली फसलें हैं। यह कृषि जो है ये दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया जहाँ पर सघन जनसंख्या है वहाँ के मानसूनी प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि हमें देखने को मिलती है। तो इस कृषि में क्या क्या है? एक तो किसानों के पास छोटे खेत हैं, सीमित उनके पास कृषि के लिए औजार हैं और एक वर्ष में वो कई फसलें इसमें लेता है। कौन कौन सी फसलें वो लेता है वो भी इसमें बताया गया है और कौन कौन से भागों में ये कृषि की जाती है तो वो सभी भाग यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये बिंदु भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निर्वाह कृषि का दूसरा रूप पढ़ें तो वो है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत भी आप एक तो स्थानांतरित कृषि और एक चलवासी पशुचारण। चलवासी मतलब एक जगह पर ना टिकने वाले, वो घूम फिर कर अपना स्थान बदलते रहते हैं। स्थानांतरित में भी क्या होता है? ये इसमें भी किसान क्या करता है? अपने खेतों को वो निरंतर समय अंतराल के बाद में बदलता रहता है। इनका विस्तृत रूप हम आगे के बिंदुओं में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है और ये कहाँ पर की जाती है, ये सभी इसमें बताया गया है। सबसे पहले हम बात करें अमेजन बेसिन के सघन जो वन क्षेत्र हैं और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत में ये स्थानांतरित कृषि प्रसिद्ध है। तो आपको बता दिया ये स्थानांतरित कृषि है ये कहाँ कहाँ पर की जाती है, वो क्षेत्र आपको बताए हैं। कृषक मतलब जो किसान है वो वृक्षों व घास फूस को काट कर जलाता है। क्योंकि वहाँ पर वो कृषि के लिए भूमि तैयार करता है और मक्का, रतालू, आलू और कसावा फसलों को वो उस भूमि पर उगाता है, मतलब वहाँ ये फसल उत्पादित करता है। फिर हम आगे बात करें, इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्तन एवं दहन कृषि कौन सी है? तो ये स्थानांतरित कृषि जो है इसी का अन्य नाम है कर्तन एवं दहन कृषि और कौन से क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है ये भी इसमें बताया गया है। आगे हम बात करें, भूमि की उर्वरा समाप्त होने के बाद किसान क्या करता है? दूसरी जगह पर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो खेती करने से जो भूमि है उसकी उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो किसान क्या करता है? उस जगह को छोड़ देता है और दूसरी जगह जाकर यही क्रिया वो दोबारा करता है। इस प्रकार की कृषि जो है उसे उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा होगा झूमिंग वाला जो क्वेश्चन है ये कई प्रकार के जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा जा चुका है। अगला बिंदु है चलवासी पशुचारण कृषि। तो ये इसका दूसरा रूप है। किसका? यह आदिम निर्वाह कृषि के रूप यहाँ पर चल रहे हैं। चलवासी पशुचारण में हम बात करें तो सहारा के जो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पर ये कृषि की जाती है। मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे कि राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की कृषि प्रचलित है। इसमें भेड़, ऊँट,
मवेशी, याक और बकरियां पाली जाती हैं, जिनसे दूध, मांस, ऊन, खाल आदि अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। चलवासी पशुचारण में क्या होता है, लोग दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद प्राप्त करने के लिए भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां आदि पालते हैं। अब हम आपको चलवासी पशुचारण से संबंधित चित्र दिखाएंगे, उसके बाद में वाणिज्यिक कृषि पर हम बात करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो पशुचारक हैं, तो चलवासी पशुचारक जो हैं वो अपने ऊँटों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो ये चलवासी कृषि से संबंधित उदाहरण है। अब हम चलते हैं व्यावसायिक कृषि की ओर। वाणिज्यिक या व्यावसायिक कृषि जो है, इसमें क्या होता है, फसल उत्पादन और पशुपालन जो है, ये दोनों ही काम विक्रय हेतु किया जाता है। मतलब कुछ बेचने के लिए, मतलब नकदी कमाने के लिए जो कृषि की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। तो इसमें एक तो फसल बेची जाती है और पशुपालन भी किया जाता है ताकि पशुओं को बेचकर आमदनी प्राप्त की जा सके। वाणिज्यिक कृषि के हमें 3 रूप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें क्या होता है, इसमें गेहूं और मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। और कौन से क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, वहाँ पर यह वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। दूसरी वाणिज्यिक कृषि है मिश्रित कृषि। मिश्रित मतलब मिक्स एग्रीकल्चर जो होती है। इसमें क्या होता है, फसलें उगाने व पशुपालन, ये दोनों ही काम क्या होते हैं, साथ साथ किए जाते हैं। तो साथ साथ जो काम किए जाते हैं तो वो मिश्रित हो गया। तो वो खेतों में फसल भी उगाते हैं और खेतों में पशुपालन भी करते हैं, तो ये मिश्रित कृषि हो जाती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यह मिश्रित कृषि जो है ये कौन से क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है, यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में मिश्रित कृषि जो है ये अधिक प्रचलित है। फिर हम आगे बात करें रोपण कृषि की, जैसे कि चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला व कपास की एकल फसल उत्पादित की जाती हैं। तो रोपण कृषि में क्या होता है, इनकी एकल फसल जो है वो उत्पादित होती है। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम व पूंजी की ज़रूरत होती है। तो इसमें श्रम भी अधिक लगता है, मजदूरी भी अधिक लगती है। तो ये जो कृषि है रोपण कृषि, ये अधिक खर्चीली कृषि मानी जाती है। यह विश्व के जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश हैं वहाँ पर यह कृषि की जाती है। मलेशिया में रबड़ की रोपण कृषि की जाती है, ब्राज़ील में कहवा की और भारत व श्रीलंका में चाय की सबसे अधिक कृषि रोपण कृषि की जाती है। तो रोपण कृषि में क्या होता है, एकल फसल उत्पादित इसके अंतर्गत की जाती है। फिर हम बात करें अलग अलग फसलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं चावल की। चावल जो है ये विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है जो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार मानी जाती है। तो कौन से प्रदेशों में ये अधिक होती है, तो वो प्रदेश बता दिए, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ये सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला खाद्य अनाज है। इसके लिए क्या होता है, उच्च हाई टेम्परेचर, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता इस फसल को होती है। चिक्कायुक्त जो जलोढ़ मिट्टी है वो जल को रोक सकती है। तो चावल की फसल में आपने देखा होगा, चावल की फसल में जल भरा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए चिक्कायुक्त मतलब जो चिकनी मिट्टी है जिसमें जल अधिक लंबे समय तक ठहर सके, तो ऐसी मिट्टी में ये चावल उत्पादित होते हैं। चावल की कृषि कहाँ कहाँ पर की जाती है, चीन, भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र में सबसे अधिक ये कृषि की जाती है। फिर हम बात करें, अगला अनाज है गेहूँ। गेहूँ की बात करें तो इसके वर्धन काल में
मतलब इसकी बढ़ोतरी में मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है। और शस्य कर्तन के समय मतलब इसको काटते समय तेज धूप की ज़रूरत इसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो गेहूं की जो फसल है ये सर्दी के आसपास उत्पादित होने वाली रबी की फसल है। इसका विकास जो है वो सुअपवाहित दोमट मृदा में होता है। तो गेहूं के लिए किस प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है? दोमट मिट्टी की। यह गेहूं की फसल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में इसकी अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं मिलेट्स की। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज। इसके अंतर्गत हम बात करें तो ज्वार, बाजरा, रागी जो मोटे अनाज हैं वो मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए एक तो बलुई मृदा होनी चाहिए, कम वर्षा की ज़रूरत होती है इस फसल को, मध्यम टेम्परेचर इसको चाहिए और पर्याप्त सूर्य का प्रकाश जो है वो मिलेट्स के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें ज्वार, रागी और बाजरा जो फसलें हैं वो भारत में सबसे अधिक पैदा होती हैं। तो मोटे अनाजों के लिए भारत सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके अलावा उत्पादक देश हैं नाइजीरिया, चीन और नाइजर जो हैं वो इसके अन्य उत्पादक देश माने जाते हैं। यहाँ हम बात करें तो हमने पहले बिंदु में अध्ययन किया था रोपण कृषि क्या होती है। तो ये आप देख रहे हैं ये एक किसान है जो अपने खेत में गन्ने की जो फसल है वो रोपण विधि द्वारा प्राप्त करता है। हमने बात की थी केले का उत्पादन, वो भी रोपण विधि के द्वारा या रोपण कृषि के द्वारा ही इसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये केले के पेड़ हैं और केले यहाँ पर उत्पादित होते हैं। तो ये रोपण कृषि के उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। फिर हमने चावल की कृषि के बारे में आपको बताया था। तो चावल की जो खेती है वो करने के लिए चिक्कायुक्त जो मिट्टी है मतलब जो चिकनी मिट्टी है जिसमें पानी भरा रहता है वहाँ पर यह फसल उत्पादित होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान हैं वो खेतों में चावल की फसलें बो रहे हैं। तो यहाँ ये पानी भरा हुआ है तो इसको पानी की अधिक ज़रूरत होती है। फिर हमने आपको बताया था गेहूं फसल के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं गेहूं की शस्य कर्तन विधि यहाँ आप देख सकते हैं। ये गेहूं खड़ी हुई है, गेहूं की फसल खड़ी हुई है और ये मशीनें जो हैं ये इस गेहूं की फसल को काटते जाते हैं और भूसे को अलग कर देती हैं, अनाज को अलग कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा था मिलेट्स में हमने बाजरे के बारे में अध्ययन किया था। तो बाजरा जो है ये प्रमुख मोटा अनाज माना जाता है और राजस्थान जो है ये बाजरा उत्पादन करने में भारत का सबसे पहला स्थान इसमें माना जाता है। तो आप ये बाजरे की फसल यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर हम बात करें आगे मक्का जो है इससे उत्पादन करने में किस प्रकार का टेम्परेचर चाहिए? मीडियम टेम्परेचर इसको चाहिए, वर्षा इसको चाहिए, अधिक धूप इसको पकने के समय चाहिए। तो यहाँ मक्का की बातें हो रही हैं। मक्का को कॉर्न के रूप में भी जाना जाता है। और कहाँ कहाँ पर मक्का उत्पादित होती है? उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में इसका सर्वाधिक उत्पादन हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं कपास की, जिसको अंग्रेजी में कॉटन कहते हैं। कपास की वृद्धि हेतु काली व जलोढ़ मिट्टी इसको चाहिए, उच्च टेम्परेचर इसको चाहिए, हल्की वर्षा इसको पकने में ज़रूरी है और 200 से लेकर 210 दिन पाला रहित होने चाहिए। दिन और तेज पाला रहित दिन होने चाहिए 200 से लेकर 210। तेज़ चमकीली धूप जो है वो पकने में इसकी मदद करती है। तो कपास की फसल 200 से लेकर 210 दिनों में तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र जो हैं वो कपास उत्पादन के प्रमुख देश माने जाते हैं।
सूती वस्त्र हेतु जो कच्चा माल होता है वो कपास ही माना जाता है। आगे हम बात करें जूट, जिसको कहते हैं पटसन। पटसन को गोल्डन फाइबर मतलब सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है, उच्च टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इसको चाहिए, भारी रेन इसको चाहिए, वर्षा चाहिए, और आर्द्र जो जलवायु है उसकी ज़रूरत पटसन फसल को होती है। और पटसन जो है ये कहाँ पर उत्पादित होता है, भारत और बांग्लादेश जैसे उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका उत्पादन हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। अब हम चित्रों के माध्यम से भी इसे देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मक्का की ये फसल है। तो ये मक्के हैं, कॉर्न है। इस चित्र में आप देख सकते हो कुछ महिलाएं जो हैं वो मक्के के जो बूटे हैं उनको डंडियों से अलग करने का काम कर रही हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये कपास है। तो कपास की फसल किस प्रकार उत्पादित होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाइट जो है ये क्या है, रुई है जो कपास से निकलती है और इससे जो है ये कपड़े बनाए जाते हैं। तो कच्चे माल के रूप में ये कपास प्रयुक्त होता है और फिर मशीनों में जाकर ये हमें कपड़े के रूप में प्राप्त होता है। अगला बिंदु है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो गर्म और आर्द्र जलवायु में पैदा होती है और इसके लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कॉफ़ी की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल चाहिए, इसकी जड़ों में पानी नहीं ठहरना चाहिए। तो जो पर्वतीय ढाल हैं वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। ब्राज़ील, कोलंबिया और भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। माना जाता है कि 850 ईस्वी में काल्दी नामक एक अरबवासी व्यक्ति था जो अपनी बकरियों को चराने के लिए पहाड़ों पर जाता था। वहाँ उसने देखा कि उसकी जो बकरियाँ हैं वो कुछ पत्तों को खाकर उछल कूद कर रही थी। तो उसने बड़े ध्यान से देखा, फिर उसने टेस्ट किया कि उसने भी एक दिन उन पत्तों को खाया तो उसमें भी क्या आ गई, चुस्ती फुर्ती आ गई। तो उसने चाय की खोज की थी, मतलब उसने उस सदाहरित पौधे की फलियों को चखा जो बकरियां खाती थी, उनसे उसमें आनंद के भाव पैदा हुए थे। अगला बिंदु है चाय। चाय की वृद्धि हेतु दोमट मिट्टी, मंद ढाल और ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की ज़रूरत चाय की फसल को होती है। अब हम चित्र के माध्यम से भी इसे देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो चित्र है ये कॉफ़ी की कृषि से संबंधित ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महिलाएं श्रमिक हैं वो खेतों में चाय की पत्तियाँ कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। तो चाय की जो पत्तियाँ हैं उसकी ये चाय की कृषि आप यहाँ देख सकते हैं। इसी के साथ अपना आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।